दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विभिन्न संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 15 शक्ति पृथक्करण, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा तुलनात्मक संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों हम शक्ति पृथक्करण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत थॉमस एक्विनास और बेंथम। तो सही उत्तर है दोस्तों शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो आप जानते हैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक मॉन्टेस्क्यू है। और अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी? तो उत्तर है आपका दोस्तों ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित माना था। अब आइए देखते हैं व्यवस्थापिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय या प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? ब्रिटिश संसद का कौन सा सदन निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा या राज्यसभा। तो सही उत्तर है ब्रिटिश संसद का निम्न लोकप्रिय और प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कॉमन्स सभा है। अगला प्रश्न है, कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? तो दोस्तों इंग्लैंड का जो अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है आपको बताना है। उत्तर है दोस्तों फ्रांस की व्यवस्थापिका का जो निचला सदन है उसको चेंबर ऑफ डेपुटीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, भारत या श्रीलंका। तो सही उत्तर है दोस्तों ये फ्रांस की शासन व्यवस्था को दर्शाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? संसद, संघीय संसद, डायट या कांग्रेस को? तो सही उत्तर है कांग्रेस को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में जो सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, 435, 545 या 200। तो सही उत्तर है सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। दोस्तों सीनेट में या अमेरिका की सीनेट में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो समान प्रतिनिधित्व है और सभी राज्यों से 2 प्रतिनिधि, तो 50 राज्यों से 100 प्रतिनिधि जो हैं सीनेट की सदस्य संख्या है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का कौन सा सदन है? तो दोस्तों अमेरिकी सीनेट जो है ये विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन माना जाता है। तो देखिए सही उत्तर है अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। जहां अन्य देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में दोस्तों निम्न सदन जो है वो प्रबल सदन होता है, लेकिन अमेरिका की सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ये आपका अगला प्रश्न है। ऑप्शन है 5, 10 प्रतिनिधि जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से या 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? देखिए संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना,
धन विधेयक प्रस्तावित करना या कमेटी के द्वारा जांच करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमेटी के द्वारा जांच करना। ये शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है, अन्य शक्तियां सीनेट के पास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 535, 538, 435 और 335। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 435। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या 435 है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? आपको बताना है। ऑप्शन है बेंथम, जे.एस. मिल, के.सी. व्हीयर या डायसी। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जो कहते हैं कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता मिली थी? आपको बताना है कि शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को लोकप्रियता कब से मिली थी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट द्वारा इसको लोकप्रियता मिली थी। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शून्य आधार बजट। दोस्तों, शून्य आधार बजट को जो है जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट के द्वारा शून्य आधार बजट या जीरो बेस बजटिंग को जो है लोकप्रियता मिली थी। और जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट को 1973 में जो पेश किया गया था, उसमें शून्य आधार बजट का जो है सबसे पहली बार जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके परंपरा और रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं और विधानमंडल। तो सही उत्तर है विधानमंडल कानून का सर्वमान्य स्रोत है। और आप जानते हैं विधानमंडल, विधायिका या संसद कानूनों का निर्माण करती है और ये कानून का सर्वमान्य स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, के.सी. व्हीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है? डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर्स, इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, के.सी. व्हीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ ये है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिकाओं की स्थिति में उतार हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? देखिए, वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और सदन से बहिर्गमन। तो दोस्तों, सदन से बहिर्गमन या वॉकआउट जो है ये संसदीय नियंत्रण का उपयुक्त तरीका नहीं है, जबकि वाद विवाद और बहस, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये संसदीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण तरीके हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है भारत, चीन, पुर्तगाल और टर्की। तो सही उत्तर है भारत। इन विकल्पों में दोस्तों भारत द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विधायिका किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो सही उत्तर है भारत की विधायिका जो है या संसद ये ब्रिटेन के नमूने पर विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राज्य परिषद, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जनसभा या सर्वोच्च सोवियत। तो सही उत्तर है दोस्तों, चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, एनपीसी। ये चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो सही उत्तर है फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो 5 वर्ष होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रदत्त विधान किया जाता है किसके द्वारा? संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या लोकायुक्त के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रदत्त विधायन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, ऑप्शन देखिए, कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना और कूटनीति।
तो सही उत्तर है प्रशासन चलाना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। दोस्तों, विधायिका का कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना यानी कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका कानूनों का पालन न करने वालों को दंड देने की व्यवस्था करना न्यायपालिका का कार्य है। अगला प्रश्न भी कार्यपालिका के कार्य से संबंधित है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून को लागू करना या प्रशासन चलाना होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि? दोस्तों, इसका कारण ये है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वो हमेशा या सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। तो सही उत्तर है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता है क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर काम करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, विपक्षी दलों ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बना लिया है जिसको शैडो कैबिनेट या छाया कैबिनेट कहा जाता है। तो ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है जिसको शैडो कैबिनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्यतः कार्यकारी हैं, विधायी हैं, कार्यकारी और विधायी दोनों भागों में समांतर विभक्त हैं और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्यतः कार्यकारी शक्तियों में आती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? देखिए, जॉन लॉक, जी.डी.एच. कोल, जेम्स मिल या जेम्स ब्राइस। तो सही उत्तर है दोस्तों, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक जी.डी.एच. कोल हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि? तो दोस्तों, भारत गणतंत्रात्मक राज्य है, इसका कारण ये है कि इसमें राज्याध्यक्ष जो है ये निर्वाचित किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आधुनिक समय में अनेक कारणों से व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसका सही कारण का चयन कीजिए। तो देखिए, आधुनिक समय में अनेक कारणों से व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व मिला है। इसमें सही कारण क्या है? देखिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सही नहीं है, प्रदत्त विधान की अवधारणा ये आपका सही है, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा ये भी सही है, और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। ये व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्रदान या अधिक महत्व प्राप्त होने के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? ऑप्शन देखिए, राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल। दोस्तों, संसदीय प्रकार की सरकार में कैबिनेट या मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? देखिए, ऑप्शन क्या हैं आपके? प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है अमेरिका, भारत, कनाडा और स्विट्जरलैंड में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली एक संघीय परिषद होती है जिनके सभी सदस्यों के अधिकार और दायित्व समान होते हैं, और इस प्रकार स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है और ये 7 सदस्यों की संघीय परिषद में निहित होती है। अब आइए देखते हैं न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 3। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में जो है संवैधानिक अदालतों की स्थापना का प्रावधान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं लेकिन संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है, यह किस न्यायालय के विषय में कहा गया है?
तो सही उत्तर है ये जो व्यवस्था है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहाँ पे ये माना जाता है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, लेकिन संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं। अगला प्रश्न है विधि की उचित प्रक्रिया। दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक अंग है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है सिद्धांत ग्रहण किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 137 में क्या वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के द्वारा प्राप्त है। और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था कहाँ पर? तो आप जानते हैं अमेरिका में सबसे पहले न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन केस में दोस्तों न्यायमूर्ति मार्शल ने अमेरिका में न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो ये था दोस्तों मार्बरी बनाम मेडिसन वाद 1803, जिसमें न्यायमूर्ति मार्शल ने जो है न्यायिक पुनर्समीक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन या इस अवधारणा को परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? देखिए यूएसए, भारत, इंग्लैंड या फ्रांस में? तो सही उत्तर है इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। ये विचार किसके हैं? तो सही उत्तर है ये विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, जो कहते हैं कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, लेकिन कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो सही उत्तर है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है भारतीय न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिका की न्याय प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन देखिए, संविधान के संरक्षक की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधिकारी की भूमिका में, और अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र की भूमिका में। तो सही उत्तर है भारत का उच्चतम न्यायालय सलाहकार की भूमिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है, जबकि अन्य जो शक्तियां हैं वो भारत और अमेरिका के उच्च न्यायालय की काफ़ी हद तक समान मात्रा में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड सभा। देखिए, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं? तो उत्तर है दोस्तों, जब लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन में सिर्फ कानूनी सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय और लिखित संविधान। तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व। दोस्तों, यहाँ पर देखिए न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, यहाँ पर ऑप्शन सी जो हैं ये यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है। देखिए, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण भारत अमेरिका दोनों में है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व भी दोनों जगह है, और भारत और अमेरिका में लिखित संविधान का प्रावधान है। न्यायिक संगठन के दो समुच्चय भारत और अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था की या संघीय व्यवस्था की समान विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सुरक्षा, सामाजिक संविदा सिद्धांत की सुरक्षा या एक दल के शासन की सुरक्षा।
तो सही उत्तर है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? कनाडा का संविधान, स्विस संविधान, अमेरिकी संविधान या ऑस्ट्रेलिया का संविधान? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान जो है शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि शासन तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राज्याध्यक्ष की भांति नहीं है। कारण है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से ही है। कथन है कानूनों की व्यापकता से पालन होता है यदि उनका निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि सामाजिक सद्गुण में बढ़ोतरी होती हो। कारण है कि राज्य सामाजिक सद्गुण में अभिवृद्धि के लिए एक उपयोगी उपकरण है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए कि निम्न में न्यायपालिका की कुशलता के लिए जो है पहली आवश्यकता क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायपालिका की कुशलता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय को किसने कहा है? तो उत्तर है ऑप्शन ए लास्की। दोस्तों लास्की ने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। अगला प्रश्न है किस देश में प्रशासनिक न्यायालय या एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी की विस्तृत व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों फ्रांस में नागरिक न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है। तो सही उत्तर है प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था फ्रांस में की गई है। अगला प्रश्न है किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ऑप्शन देखिए इंग्लैंड, भारत, रूस और अमेरिका। तो सही उत्तर है रूस। दोस्तों रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अधिक भी है और कम भी, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक भी है और कम भी, ये टिप्पणी किसने की थी? तो उत्तर है ऑप्शन सी, ये टिप्पणी लास्की के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल क्या है? देखिए कांग्रेस की विधियां, अभिसमय, संविधान की सर्वोच्चता या राष्ट्रपति की शक्तियां। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, संविधान की सर्वोच्चता। और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में जो न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम है वो एक तरह से न्यायिक जो है समीक्षा जो है ये न्यायालय द्वारा एक निर्णय में दिया गया था। न्यायमूर्ति मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसनवाद में न्यायिक पुनरावलोकन का जो है प्रतिपादन किया था और ये संविधान की सर्वोच्चता इसका उद्गम है। अगला प्रश्न एक कथन है संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है ऑप्शन डी, लेनिन का कथन है दोस्तों, जो कहते हैं कि संसद बातचीत की दुकानों जैसी हैं। अगला प्रश्न है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या चीन? तो सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्राउन या राजा या साम्राज्ञी जो होती हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र के या नामधारी अध्यक्ष होते हैं, जबकि जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है मंत्रिमंडल के निर्णय, संसदीय संविधि, प्रदत्त संविधि या उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड में प्रदत्त संविधि की न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है। तो सही उत्तर है आपका प्रदत्त संविधि की इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है। अगला प्रश्न है किस देश में बहुल कार्यपालिका या प्लूरल एग्जीक्यूटिव का प्रावधान है? तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका का प्रावधान है, आप जानते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका होती है वो 7 सदस्यों की संघीय परिषद में निहित होती है, जिसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? देखिए, एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सदन को भंग करने का मंत्रिमंडल का अधिकार, प्रदत्त विधान में वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं, किंतु बोलने के लिए जिह्वा या वाणी नहीं है, ये कथन किस पदाधिकारी पर लागू होता है? ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर, ब्रिटिश न्यायपालिका पर या कॉमन्स सभा के अध्यक्ष पर। तो सही उत्तर है, उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान, किंतु बोलने के लिए जिह्वा नहीं है, ये कथन ब्रिटिश सम्राट पर लागू होता है, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जो है केवल नाम मात्र का या कार्यकारी जो है नाम मात्र का या नामधारी अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन देखिए, विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, नियंत्रण और संतुलन और तानाशाही राज्य। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, नियंत्रण और संतुलन, यानी चेक एंड बैलेंस जो है ये राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, प्रमुख देशों के संवैधानिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें आइए जानते हैं पहला प्रश्न, संविधानवाद होता है क्या? देखिए, कठोर, गतिशील, अस्थायी या अपरिवर्तनशील। तो संविधानवाद दोस्तों गतिशील होता है। संविधानवाद जो है एक गतिशील अवधारणा है, ये संस्कृति संबद्ध अवधारणा है और मूल्य संबद्ध अवधारणा होती है। संविधान क्या है? तो दोस्तों संविधान किसी देश का मूलभूत कानून होता है, जिससे राज्य और नागरिकों के संबंध और अधिकारों का जो है वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है? ऑप्शन देखिए, ब्लैकस्टोन, लासवेल, C.F. स्ट्रांग और के.सी. व्हीयर। तो सही उत्तर है C.F. स्ट्रांग। दोस्तों C.F. स्ट्रांग संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन ये स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? ऑप्शन देखिए, पायली, लीकाक, ऑस्टिन या C.F. स्ट्रांग। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, C.F. स्ट्रांग। C.F. स्ट्रांग ने संविधान को उन नियमों को माना है जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो कौन सा जो है समानता है? तो उत्तर है विधि का शासन दोस्तों प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिष्ठापित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रखता है? देखिए, सैनिक विधि, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद या शक्ति पृथक्करण। तो सही उत्तर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित और अलिखित संविधानों में मात्रा का भेद होता है, गुण का नहीं, ये कथन किस विचारक का है? तो याद रखिए, ये कथन गार्नर का है, जो कहते हैं लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, गुण का नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? देखिए, फ्रांस में संवैधानिक परिषद, ये आपका सही है। स्विट्जरलैंड में लैंडसी जी माइडिंग, ये भी सही है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग, ये सही है। अमेरिका में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, ये आपका सही या जो है सही कथन नहीं है, ये युग्म आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका गलत युग्म है। अगला प्रश्न है, कौन एक देश कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा 1215 में पारित किया गया था। तिथि याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद के समक्ष जो है अमेरिकी कांग्रेस के लिए कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, ये सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अमेरिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और विदेश नीति को अंतिम रूप प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। यहाँ पर देखिए अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान दोस्तों 1789 में लागू हुआ था, ए का 3 हो जाएगा। फ्रांस का संविधान देखिए, फ्रांस का जो संविधान है ये 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था, बी का चौथा हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान, तो दोस्तों ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा और 1628 के पिटीशन ऑफ राइट, और इसके अलावा चीन का संविधान दिसंबर 1982 को लागू हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी संविधान के द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है संघ की, राज्यों की, ए और बी दोनों की और किसी की भी नहीं। तो दोस्तों अमेरिकी संविधान के द्वारा संघ की शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2 जो है ये अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अमेरिकी संविधान में निहित शक्तियों का अर्थ ये है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण। देखिए जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है कहाँ के? तो उत्तर है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से समान है और इसमें जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण का जो है उद्देश्य रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किसको? तो उत्तर है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो उसे दोस्तों किसको? ये देखिए प्रतिनिधि सभा को निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक कथन है कि किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो सही उत्तर है डी टाकविले। डी टाकविले का मानना है कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन डी टाकविले का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? तो सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण परंपरा और अभिसमयों के आधार पर तथा रीति रिवाजों के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न है, एक नमनीय और अलिखित संविधान कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान दोस्तों एक नमनीय और अलिखित संविधान है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है संविधान की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से था आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध इंग्लैंड से है, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है राजकोष विभाग। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चर्चिल ने फुलटन भाषण, जो कि 5 मार्च 1946 को दिया गया था, जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने फुलटन भाषण 5 मार्च 1946 के द्वारा आयरन कर्टेन शब्द को प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है आपको बताना है। लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी या प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर है लॉर्ड सभा जो है ब्रिटिश सदन का या ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? एचिसन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग या एलिंगस्टन आयोग? तो सही उत्तर है ब्रिटिश युग में माउंटबेटन आयोग जो है ये प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं था।
अगला प्रश्न है विधि का नियम सूचकांक या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विश्व न्याय परियोजना। दोस्तों विधि का नियम सूचकांक विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की संसद है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, कौन से होते हैं। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो आम जनता होते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में पहली बार, दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है, तो ये न्यू हैम्पशायर में होती है। अगला प्रश्न है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है उसी प्रकार जापान की संसद को डायट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। देखिए फ्रांस, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है जबकि फ्रांस, जापान और चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रशासकीय विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस संविधान की मुख्य विशेषता है। तो उत्तर है फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषता प्रशासनिक विधियों का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका में जो उच्च सदन है अथवा द्वितीय सदन ये विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में किस देश में अब भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है। तो ये है स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में जनता अभी भी प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण और नियमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में अभी भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप कैसा था। देखिए बुर्जुआ, सर्वहारा, समाजवादी या नव लोकतांत्रिक। तो उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप दोस्तों बुर्जुआ था। अगला प्रश्न है फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये है पंचम गणतंत्र। फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। तो ये है अनुच्छेद 39। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है। तो सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 74 सफल नहीं हुई। चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है। चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है और चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचार को व्यवहार में लाया गया है। तो सही उत्तर है चीन के संदर्भ में सही कथन नहीं है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 74 सफल नहीं हुई। दोस्तों ये कथन गलत है क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति जो माओ के द्वारा 1964 से 1974 10 वर्षों के लिए चलाया गया था वो काफ़ी हद तक सफल हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए कि सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुई थी ये गलत है। अगला प्रश्न है ब्रांट आयोग। ब्रांट आयोग में के अध्यक्ष जो थे बिली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे। दोस्तों ब्रांट आयोग के अध्यक्ष बिली ब्रांट पश्चिम जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है देखिए दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय असेंबली निम्नलिखित में से किन आधारों पर अपने सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थक मतों से स्वीकृत संकल्प द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो इसमें जो कारण हैं देखिए वो कारण कौन कौन से हैं। संविधान अथवा कानून का गंभीर अतिक्रमण, गंभीर अवचार, नैतिक भ्रष्टाचार और पद के दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स का उपबंध है, सही है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल नागरिकता का उपबंध है, ये सही नहीं है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता और राज्यों की अलग नागरिकता। और अगला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य 2 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं।
ये आपका सही कथन है। तो आपको बताना है कौन सा सही कथन नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो ऑप्शन सी आपका सही कथन नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एकल नागरिकता नहीं बल्कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में किसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है? तो आप जानते हैं प्रदत्त विधायन का। और किस देश के द्वितीय सदन यानी सेकेंड चैम्बर का अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? आपको बताना है भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। और द्वितीय सदन जो है दोस्तों ये इसका अन्य जगहों पर जो भारत, रूस और फ्रांस में द्वितीय सदन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? ऑप्शन है ए एच हैंसन, डब्ल्यू ए रॉबसन, ए डी गोरवाला या डिमाक। तो सही उत्तर है डब्ल्यू ए रॉबसन। दोस्तों डब्ल्यू ए रॉबसन द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न अध्यायों जैसे शक्ति पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा विभिन्न देशों के संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।